तो सबसे पहले चौथ देखते हैं। तो चौथ जो है यह का नाम से ही पता चलता है कि चौथ यानी चौथा हिस्सा। तो जो चौथ कर है यह चौथा हिस्सा तो होता था, पर लिया किससे जाता था यह ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही इसमें समझना है कि चौथ यानी कि 1/4 हिस्सा या फिर चौथा हिस्सा चौथ था। तो चौथ नामक जो कर है यह शिवाजी और उनके मराठों के शासनकाल में, क्योंकि बाद में पूरे मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के समय भी चौथ की वसूली चलती रही, तो चौथ ही बहुत अहम कर था। यह मराठा प्रभुत्व को भी दर्शाता था, क्योंकि जहाँ से भी मराठे चौथ की वसूली करते थे वह क्षेत्र उनके अधीन समझा जाता था और वह मराठों के अधीन माना जाता था। तो चौथ जो कर था वह वसूला उनसे जाता था जिन पर मराठों का कब्जा हो जाता था, और उनकी सुरक्षा के बदले मराठे यह दावा करते थे कि जो वह क्षेत्र है वह अपनी आय का चौथा हिस्सा मराठों को दे और उसके बदले में मराठे दूसरी अन्य शक्तियों से उनकी रक्षा करेंगे। तो इसको सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि सुरक्षा के बदले पराजित क्षेत्रों से वसूला गया जो कर है वही चौथ होता था। और मराठा इसके वादा करते थे कि यदि वह चौथा हिस्सा अपनी आय का देते रहेंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति से वह उनकी सुरक्षा करेंगे। तो इसीलिए जो भी पराजित क्षेत्र थे वह मराठों को चौथ देने के लिए विवश थे, क्योंकि दूसरी अन्य शक्तियों से उन्हें सुरक्षा तो चाहिए ही थी और वह सुरक्षा मजबूत मराठे निभाते थे चौथ लेने के बाद। तो इसको कहा जा सकता है कि पराजित क्षेत्र से उनकी सुरक्षा के बदले वसूला गया कर चौथ कहलाता था। तो मुझे लगता है अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि चौथ जो कर है वह मराठा सरदारों से नहीं, जैसा कि सरदेशमुखी में था। अभी हम आते हैं तब उसमें बताएंगे। तो जो चौथ है, मराठे जिन भी क्षेत्रों पर कब्जा करते थे, मान लेते हैं कि दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर अन्य जो मुगलों के अधीन भी जो क्षेत्र थे दक्षिण में भी और दूसरे अन्य जगहों पर भी, जब मराठे उन पर कब्जा करते थे और उनको पराजित कर देते थे तो उनको अपने साम्राज्य में पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से न शामिल करके वह उनसे कहते थे कि वह उन्हें अपनी आय का चौथा हिस्सा देते रहें, उसके बदले में वह उस क्षेत्र की सुरक्षा करेंगे। और मराठों को उससे मतलब था तो उसी चौथे हिस्से से, कि जिससे कि मराठा साम्राज्य की जो नींव है और उसका जो विस्तार है वह चलता रहे और उनका प्रभुत्व भी बना रहे। तो इसी वजह से जो पराजित क्षेत्र है जिस पर भी वह कब्जा करते थे तो उनकी सुरक्षा के बदले यही चौथा हिस्सा लेते थे, यही चौथ कहलाता था और यह मराठों की आय का एक प्रमुख स्रोत भी था। तो दूसरा अब हम आते हैं सरदेशमुखी पर। तो सरदेशमुखी जो है, सरदेशमुखी चौथ से भिन्न है। एक तो करों की दर के मामले में, दूसरा कि इसे लिया भी दूसरे लोगों से जाता था। तो चौथ जहां दूसरी शक्तियां या फिर पराजित क्षेत्रों से वसूला जाता था, सरदेशमुखी वहीं अपने ही क्षेत्र में जो भी मराठा साम्राज्य था उसके अधीन आने वाले जो भी मराठा सरदार थे उन्हीं से सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी करते थे, कि इस वजह से कि वह मराठा सरदारों में सर्वप्रमुख हैं, तो इस वजह से उन्हें अपनी आय का 10वां हिस्सा शिवाजी को देना चाहिए। तो यही सरदेशमुखी था। तो यह चौथ से इसीलिए अंतर है, इसमें अलग है, क्योंकि वह पराजित क्षेत्र से वसूला जाता था और जबकि सरदेशमुखी यह मराठा सरदारों से ही लिया जाता था। तो यह है मराठा सरदारों से
लिया गया उनकी आय का 10वां हिस्सा सरदेशमुखी है। यानी कि जो शिवाजी का जो वो है वह अन्य मराठा देशमुखों में सर्वप्रधान है, इसलिए यह सरदेशमुखी उन्हें देना होगा। तो इसीलिए शिवाजी को अन्य जो मराठा देशमुख थे वह यह कर अदा करते थे। और अब आते हैं हम मोकासा पर। तो मोकासा कोई कर तो नहीं, मोकासा यह कर नहीं, यह एक जमीन या भू क्षेत्र का टुकड़ा के हिसाब से है कि जो भी मराठा सरदार थे उनको प्रत्यक्ष वेतन ना दे करके कुछ मराठा सरदारों को मोकासा दिया जाता था, जिससे कि उनका वेतन मिल सके। तो यही मोकासा होता था। तो मोकासा में नगद वेतन भी था और ज़मीन के भू क्षेत्र भी थे। तो जो चौथ है, चौथ का 66% हिस्सा या फिर 3/5 भाग मोकासा कहलाता था, जो मराठा सरदारों को दिया जाता था। तो जो मराठा सरदार मान लेते हैं शिवाजी की सेना में जो सेना का संचालन कर रहे हैं और दूसरे मराठे सरदार जो कुनबे हैं जिनके पास सेनाओं की एक टुकड़ी है, उनके लिए यह था मोकासा। तो यही चौथ के हिस्से में से यही मराठा सरदारों को यह बढ़ता था। तो मोकासा को कह सकते हैं कि चौथ का चौथ का 3/5 भाग या फिर 66% हिस्सा मोकासा कहलाता था। मोकासा कहलाता था जो मराठा सरदारों को दिया जाता था। मराठा सरदारों को दिया जाता था। तो ये तो था मोकासा। यह एक तरह से जो चौथ का हिस्सा है, न भू क्षेत्र तो नहीं रहा होगा क्योंकि चौथ का 3/5 भाग यानी 66% हिस्सा मोकासा है। तो नगद के रूप में ही चौथ से ही उसका एक हिस्सा मोकासा है जो मराठा सरदारों को दिया जाता था। सरदेशमुखी जो है, यहाँ मराठा सरदारों के बजाय जो मराठा देशमुख थे, उनसे लिया जाता था। यानी कि देशमुखों में सर्वप्रधान होने के नाते शिवाजी यह दावा करते थे कि वो मराठों में सभी देशमुखों में सर्वप्रधान है, इसलिए देशमुखों को उन्हें 10वां हिस्सा देना चाहिए। तो इसलिए वह सरदेशमुखी वसूलते थे। और मोकासा जो है वह चौथ का 3/5 भाग यानी 66% हिस्सा होता था। तो ये तो था उनकी भू राजस्व व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य मुझे लगा कि ज़रूरी हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से हो। तो ये तो हो गया। अब दूसरी वीडियो में अब ये सब हो गया है, तो आगे हम देखेंगे अब पेशवाओं के समय में मराठों का जो उत्कर्ष है, खास करके पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो उनके आने से मराठों की जो गिरती हुई सत्ता थी, खास करके साहू के बाद, साहू के शासनकाल में ही पेशवाओं बालाजी विश्वनाथ ने कैसे अपनी योग्यता से मराठा साम्राज्य को संजोए रखा। और फिर उसके बाद उनके जाने के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव जैसे महान योद्धा ने कैसे पुर्तगालियों से और फिर मराठों से मजबूत संघर्ष किया और बड़े क्षेत्रों पर कब्जा किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और उन्हीं के नेतृत्व में कैसे मराठे एक समय में लगने लगा था कि वह संपूर्ण भारत पर मुगलों के बाद उनको भी पीछे छोड़ते हुए एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना कर लेंगे। तो ये सब हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।